नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस की करेंगे शुरुआत। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। चर्चा करेंगे आज विस्तार की बिसात से 2027 फतेह। जी हां, बात यहां उत्तराखंड की भी होगी, बात यहां उत्तर प्रदेश की भी होगी, और लेकिन उससे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का है। उत्तर प्रदेश सरकार का 9 साल बहुत सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, दूसरा जो विकास भारत सरकार की योजनाएं थी, प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, वो धरातल तक पहुंचाने का काम किया गया। जीएसडीपी 2017 में 13 लाख करोड़ थी और अब बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गई। ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा परिवर्तन है। प्रत्येक व्यक्ति की आय तिगुनी हो गई है। राज्य आज वित्तीय रूप से स्थिर भी है और सक्षम भी है। इस बकवास को कौन देखेगा और कौन यकीन करेगा? मोदी जी ने नोटबंदी की। नोटबंदी का असर पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। मोदी जी के जो ये मूर्खतापूर्ण फैसले थे, उनका भुगतान देश कर रहा है। जो फिल्म प्रदर्शित किया गया धुरंधर 2 के माध्यम से हकीकत था, उसको दिखा दिया, लोगों को बताया कि देश के अंदर रहने वाले कौन कौन लोग हैं जो बाघ का खाल पहन करके अपने आप को शेर समझते हैं। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट विस्तार ने बीजेपी की 27 वाली रणनीति की तरफ साफ इशारा कर दिया है। पहाड़ और मैदान का क्षेत्रीय संतुलन, हर जिले को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश के साथ जातीय समीकरण का खास ख्याल रखना बताता है कि भाजपा बेहद संतुलित रणनीति के साथ चुनावी संदेश दे रही है। वहीं दूसरी ओर यूपी में योगी कैबिनेट विस्तार की संभावना के बीच कई अहम नाम सामने आ रहे हैं। वहीं 27 की चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि विस्तार की बिसात से 2027 होगा फतेह। इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ दीप्ति रावत जी हैं, महामंत्री बीजेपी, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। सूर्यकांत धस्माना जी हैं, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। साथ ही अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संजय राणा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार, अब यूपी भी तैयार। उत्तराखंड में काफी वक्त से चर्चा थी कैबिनेट विस्तार होगा, तो विस्तार हो गया है। मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली है और अब चर्चा इस बात पर है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ चर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। कई ऐसे नाम हैं जो तैर रहे हैं, आए दिन उनको लेके कई तरह के कयास हैं। मिशन साफ है, 2027 की रणनीति 2027 को फतेह करना। उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी उत्तर प्रदेश भी साधेगी, क्योंकि जिस तरह समीकरण उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार में साधते दिखे, जैसे वहां पहाड़ मैदान का फैक्टर है, वहां पर शहरी प्रतिनिधित्व है, वहां पर जातीय समीकरण है, तो यूपी में भी इन तमाम बातों को कंसिडर करके 27 की बिसात बिछाई जाएगी। विस्तार की बिसात से 27 होगा फतेह, ये आज के डिबेट का बड़ा सवाल है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। सबसे पहले हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं अनुपम त्रिवेदी, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अनुपम जी, आपसे समझना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, अब नाम ये चल रहा है किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या रणनीति नजर आती है, कैसे बैलेंस किया गया है, कास्ट इक्वेशन हो, पहाड़ मैदान हो, शहरी प्रतिनिधित्व हो, 27 के लिए यहां आप क्या देख पा रहे हैं झलक मंत्रिमंडल की? देखिए आस्था, उत्तराखंड जो है 13 जिलों का राज्य है। राज्य छोटा है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। खासकर बीजेपी की राजनीति के लिहाज से देखें तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। 13 जिलों में भी जो डोमिनेंस है वो पहाड़ी जिलों का है, लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जो मैदानी है। तो आज इस एक्सपेंशन के माध्यम से बीजेपी ने कहीं ना कहीं कोशिश करी है पहाड़ और प्लेन्स का जो बैलेंस है वो करा जाए। हरिद्वार जैसा जो जिला है, एक जिला है, वहां से 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो एक मैसेजिंग है वहां से। और देखिए जो 5 मंत्री बने हैं उसमें कास्ट का भी बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में अब जाति तौर पे देखिए
तो यह ब्राह्मण और ठाकुर दो कास्ट ऐसी हैं जो डोमिनेट करती हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है मंत्री पदों का। तो ये चीज बीजेपी ने बहुत कंसीडर करी है जाति। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में थोड़े समीकरण अलग हो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस तरीके के समीकरण यहाँ देखते हैं कि 3 जातियों के बीच में ज्यादा है। यहाँ ओबीसी वाली राजनीति कम होती है, ओबीसी बहुत कम वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब्स बहुत कम है, इसलिए 3 जातियों पे यानी कि ठाकुर्स पे, ब्राह्मण्स पे और शेड्यूल कास्ट पे यहां पर पूरी राजनीति आज टिकी हुई है। अब अगर हम बात करें 12 मंत्री यहां मैक्सिमम हो सकते हैं मुख्यमंत्री समेत उत्तराखंड में 70 की विधानसभा में। तो अब अगर जाति कंपोजिशन देखें तो मुख्यमंत्री समेत 5 जो विधायक हैं, अब जो सरकार में मेंबर्स हैं, मंत्री जो हैं वो ठाकुर हैं, 4 ब्राह्मण हैं, 2 शेड्यूल कास्ट हैं और 1 पंजाबी समुदाय से हैं। उनके माध्यम से जो वो पूरी तरह से बैलेंस अब कर दिया गया है और उसके माध्यम से संदेश भी दिया गया है। अब किसको क्या विभाग दिया जाएगा उसके लिए मैं आपके पास लौटूंगी। दीप्ति रावत जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, महामंत्री है बीजेपी की। दीप्ति जी, स्वागत है आपका पैनल पे। चर्चा उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार की चल रही है। जातीय समीकरण बैलेंस किया गया, वो हमने साफ देखा। पहाड़ मैदान का फैक्टर, हर शहर को प्रतिनिधित्व मिले। तो अब 27 के लिए तैयारी उत्तराखंड में जोर शोर से चल रही है और उसके लिए जो जातिगत समीकरण जरूरी है वो अब बैठा लिए गए हैं। देखिए, पहले तो धन्यवाद। और मैं कहूंगी कि जितने हमारे जो मंत्री बने हैं उनको भी सबको शुभकामनाएं हैं और सभी लोग इस प्रदेश की प्रगति के लिए जितने भी हमारे मंत्री हैं सभी प्रतिबद्ध भी हैं और नए मंत्री भी उसके लिए दिलो जान से मैं कहूंगी और दिन रात काम कर अपना जो काम है प्रदेश के प्रति उसको पूरा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है केवल जातिगत समीकरण ही एकमात्र चीज नहीं है। जब मंत्रिमंडल बनता है उसको देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि कितना लोकप्रिय है वो भी रहता है, कितना प्रतिनिधित्व किसको मिलना चाहिए, कौन कैसा काम करता है, आगे मौका भी कुछ नए लोगों को भी मिलना चाहिए। तो सभी चीज का कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हो, कुछ नए लोग भी हों और युवा भी हों, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाकर ही मंत्रिमंडल तैयार होता है। तो मुझे लगता है एक आइडियल मंत्रिमंडल अगर हम कहेंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धामी जी की कैबिनेट जो है पूरा एक तरीके से पूरा एक सामंजस्य और सभी लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें हम देखते हैं। उसमें हम हर कास्ट का भी, हम हर जाति का भी समीकरण को देखते हैं और हर क्षेत्र को भी ज्यादातर हम देखते हैं कि उसमें प्रतिनिधित्व मिला है। सूर्यकांत धस्माना जी, अब आपने सुना बीजेपी इसको बिल्कुल आइडियल एक्सपेंशन बता रही है और कैबिनेट से झलक मिलती है पूरे उत्तराखंड की कि हर वोटर का ध्यान रखा गया है, हर तरह की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट के माध्यम से अब साफ साफ नजर आ रही है। आस्था, सबसे पहले तो मैं जो नए मंत्री बने हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और जहां तक सवाल यह है इसका राजनीतिक जो आप मैसेज कह रही हैं कि 27 की तैयारी है, राज्य ने पिछले 4 सालों में, वैसे 9 साल कंटिन्यूटी में हो गई सरकार को, लेकिन 4 सालों में पूरा मंत्रिमंडल का आकार कभी नहीं देखा। ये चुनाव से ठीक 10 महीना पहले एक्सपेंशन हुआ है। लगभग 1.5 साल से तो 5 मंत्रियों से काम चला रहे थे, कभी 3 कम कभी 2 कम, पूरा आकार कभी नहीं लिया। प्रदेश के अंदर जो हालात हैं मैं आपको बहुत संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि राज्य में जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक 25 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे महकमे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनका जो मंत्री है वो हमेशा अलग अलग होते थे। पूरे कैबिनेट के मंत्री इसमें फुल चार्ज में हायर एजुकेशन का अलग होता था और हायर एजुकेशन अधिकांश मुख्यमंत्री अपने पास रखते थे और माध्यमिक का एक मंत्री होता था। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर अलग होते थे। राज्य में हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट विभाग को माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और साथ में सहकारिता एक मंत्री चला रहे थे। और आप अगर तीनों की समीक्षा कर लेंगे, कभी आप दोबारा डिबेट रखेंगे तो क्या राज्य के अंदर माध्यमिक शिक्षा का हाल है, स्कूल बंद हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा की हालत यह है कि जो यहाँ पर मतलब आप ये कह रहे हैं कि सहायता प्राप्त डिग्री अलग अलग करके बांटा गया, उसके बाद भी स्थिति सुधरी नहीं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि प्रदेश के अंदर हेल्थ का हालत खराब, शिक्षा की हालत खराब, सहकारिता में बड़े बड़े घोटाले, ये राज्य में एक मिनिस्टर के पास है सारे विभाग। अभी जो हालात है उस हालात में
जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसको आप यही कह सकते हैं कि क्या बरसा जब कृषि सुखाने। 10 महीने रह गए, पूरे प्रदेश के अंदर विकास पटरी से उतरा हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार आकंठ है, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं के ऊपर लगातार अपराधों की जो घटनाएं हैं, पूरे देश के अंदर जो हिमालयी राज्य हैं, ठीक है सूर्यकांत जी, पहले पायदान मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। आप कह रहे हैं कि विस्तार का क्या फायदा, एक तो चुनाव नजदीक है और दूसरा ये कि पहले भी जो पूर्व में जिम्मेदारियां थी वो भी पूरी नहीं हुई और उसका भी रिजल्ट नहीं मिला। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। भुवन जोशी जी, उत्तराखंड के बाद अब यहाँ तो एक्सपेंशन हो गया, अब यूपी में भी चर्चा है कि यहाँ भी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। कई ऐसे नाम हैं जिनको शामिल किया जाएगा, कहा जा रहा है संगठन से कई लोग शामिल होंगे कैबिनेट में, कई लोगों का प्रमोशन हो सकता है और कई लोगों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो भाजपा ने उत्तराखंड से तो संदेश दे दिया कि भाई सब कुछ बैलेंस करके चल रही, जिस सबका साथ सबका विकास की बात वो करती है, चाहे वो कास्ट इक्वेशन की बात हो, क्षेत्र की बात हो, जातियों की बात हो, तो उत्तराखंड में तो कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में भी यही मैसेज देना चाहेगी और यहाँ तो आप लोगों ने प्रेशर भी बना रखा है ओबीसी पॉलिटिक्स और पीडीए का। आस्था जी, आपने आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो बहस चलाई है, मैं उसमें उत्तराखंड का कहना चाहूंगा, शुरुआत यहाँ से कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट हार गए हो, जनता के द्वारा नकारे गए हो, उसकी छाया कहीं ना कहीं 4 साल तक उत्तराखंड उसको झेल पा रहा है और उत्तराखंड देख पा रहा है। कैबिनेट विस्तार में भी आज हम किस ओर इस उत्तराखंड को ले गई है भारतीय जनता पार्टी। आज जहां बात होनी चाहिए कि युवाओं के उनकी जो परीक्षाएं लीक हुई हैं और लगातार महिलाओं के जो अत्याचार में हमारी देवभूमि का जो हश्र भारतीय जनता पार्टी ने अंकिता भंडारी के रूप में करा है, जिसमें उत्तराखंड की छवि को दागदार बनाने का काम करा है, ये बताने को काफी है कि जब कुशल नेतृत्व नहीं होता तो कैसे जनमानस पर उसका असर पड़ता है। ये मैं इतना कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के बारे में। और उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, माननीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, वो पीडीए की लड़ाई है। और हम देख पा रहे हैं कि जो पीडीए के पास के साथ इन्होंने जो अत्याचार करा है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज और ब्राह्मण समाज के विशेष तौर पे, ये हम देख पा रहे हैं। पिछले योगी जी की सरकार में 9 साल का इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और हम देखेंगे कि जो विस्तार हो रहा है इसमें क्या जाते जाते भी योगी जी क्या सम्मान दे पाएंगे पीडीए के लोगों को, इस पर हमारी नजर है। क्योंकि हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना। ठीक है, चलिए, आपकी भी नजर बनी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार पर। संजय राणा जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी, अब उत्तर प्रदेश की बारी है, यहां पर भी सारे समीकरण साधे जाएंगे। कुछ नाम भी है जो संगठन से सरकार में आएंगे, सरकार में पहले से उनका प्रमोशन होगा। माफ कीजिए। आस्था, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक्सपेंशन चलता रहता है और दोनों राज्यों में अभी चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में कुछ उतल फेर की जाती है, कहीं ना कहीं चीजों को बदला जाता है, कई लोगों को इंडेक्ट किया जाता है, पुराने लोगों को संगठन में भेजा जाता है एज पर द परफॉर्मेंस। देखिए, ऐसा है कि अगर हमारे मित्र बोल रहे थे कि हारा हुआ मुख्यमंत्री, अरे भाई, हार तो ममता बनर्जी भी गए थे, लेकिन पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री है ना, हार जीत चुनाव में लगी रहती है। और जहां तक बात हो रही उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं स्वर्णिम विकास हुआ है। पिछले अगर आप 9 साल में देखेंगे, 9वां साल चल रहा है, कहीं ना कहीं चाहे वो जीडीपी के टर्म्स में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के टर्म्स में हो, आप किसी भी टर्म्स में अगर डिस्कशन करेंगे आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखेगी। देखिए, 100% कोई भी राज्य नहीं हो सकता, 100% कोई भी चीज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं ग्रोथ करते हैं, कहीं ना कहीं चीजों को ऐड करते हैं और जनता जो जनार्दन है आपके पक्ष में आकर के बातें करती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं हमें सराहना सरकार को भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई सरकार त्रुटि करती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार होता है। जहां तक हमारे मित्र लोग बोल रहे थे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, दूसरे जाति हो गए, देखिए, जातियों से देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जातियों से प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सबको लेकर चलना पड़ेगा। जाति एक संरचना है, सामाजिक संरचना है और राजनीति में जब हम आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं, जब हमारा ध्येय बड़ा होता है तो हमें दूसरे ढंग से काम करना पड़ता है। नो डाउट जाति को भी रखा जाएगा, सबका समावेश बनाना जरूरी है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है उसमें पूर्णतया से पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड की जहां तक बात किया तो नो डाउट बहुत सी चीजें नहीं हो पाई हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं, लेकिन हाँ,
अगर काम राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो मुझे लगता है सही है। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं पूरा देश, अपितु पूरा देश या विदेश में कहीं ना कहीं योगी जी का डंका है, इसमें कोई बोलने में मुझे कोरेज नहीं है। सबके और निगाह ऐसा टिकी है नहीं कि है कि उत्तर प्रदेश से किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है। मैं लौटूंगी संजय जी, लेकिन सवाल दीप्ति जी आपसे, आप सुन रही हैं किस तरह उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तमाम विपक्ष की तरफ से बात रखी गई। एक तो ये कि उनका कहना है कि आप देखिए भले ही कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया, आपने संदेश दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका सामना आपको आगे भी करना पड़ेगा। क्राइम अगेंस्ट विमेन, हेल्थ सेक्टर और स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, हेल्थ खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, ये मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। देखिए आस्था जी, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी कि दोनों जो विपक्षी दल हैं वो बोल रहे थे, अभी मैं कहूंगी कि कांग्रेस भी बोल रहे थे, सूर्यकांत जी हैं वो भी बोल रहे हैं, और सपा। और पहले मैं ये कहूंगी कि सपा के जो प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जब डिबेट हो तो सपा को तो कहने की मतलब मुझे लगता है कि वो बोलने के भी किस लायक हैं। आप ये समझिए, जिन्होंने इस प्रदेश की बहन बेटियों का इतना अपमान किया है, जिसने इस प्रदेश को बनने में कठिनाइयां और कांटे ही कांटे बोए हैं, ऐसे लोग जब उत्तराखंड की राजनीति के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाने वाले उत्तराखंड को हमारे अटल जी ने इस प्रदेश को हमें दिया है, वो जब इस पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो इस लायक नहीं है कि उनसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि वो न कभी इसके पक्षधर थे और न कभी आगे रहने वाले हैं। और जहां तक अभी सूर्यकांत जी बोल रहे थे कि जिस प्रकार से प्रदेश चल रहा है, तो प्रदेश बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। NEP 2020 कैसे लागू होगी उस पर काम चल रहा है, कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, उनका क्वालिटी को बढ़ाया जाए, उस पर काम हो रहा है। इस पर काम नहीं हो रहा है कि ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाया जाए। जब ठीक है, भुवन जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। दीप्ति जी, हाँ, कुछ सवाल उनकी तरफ से आ रहे हैं, बोलिए। कांग्रेस की सरकार थी तो छोटे स्कूल हर जगह खोल दिए गए। अब आप बताइए कि दीप्ति जी आप तक आवाज पहुंच रही है? एक सेकंड, भुवन जी अपनी कुछ बात रख रहे हैं, बोलिए भुवन जी। तो दीप्ति रावत को अपना पॉलिटिकल साइंस ठीक कर लेना चाहिए। ये उत्तराखंड राज्य बना कौशिक समिति की वजह से, और ये माननीय मुलायम सिंह जी ने इस कौशिक समिति का गठन करा था। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके नेता दोनों अपने अपने वक्त पर बोलिए, आप दोनों की ऑडियो क्लैश होती है। नहीं देखिए, इस मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है, विषय पर आइए। हाँ, विषय पर आइए। मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब ये देना है कि राजनाथ सिंह के वो मंत्री, वो जो उनके ऑफिशियल अधिकारी थे, वो कौन थे जो मुजफ्फरनगर कांड में उस समय युक्त थे, जब इसकी बात किसी से छुपी हुई है? उस समय का उल्लेख भी भारतीय जनता पार्टी ने केवल समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए जो ये गेम खेला है, ये प्रदेश जवाब देता है इसको। प्रदेश जवाब देना चाहता है आपको। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं, एक बेटी होकर आप अंकिता पे एक शब्द नहीं बोल पाई, शर्मसार कर दिया आपको जवाब दे रहा है, तभी कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अरे हम तो लोकसभा अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, हमारे साथी राणा जी कह रहे थे, मैं आपको राणा जी की बात एक ठीक है, भुवन जी शांत हो जाइए। संजय राणा जी, हाँ बोलिए। बहुत छोटी सी बात है। देखिए, अभी भुवन साहब जो पढ़े लिखे प्रवक्ता भी हैं, बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, बड़े भाई हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, उत्तराखंड के विभाजन यानी उत्तर प्रदेश के विभाजन के अगेंस्ट में मुलायम सिंह यादव थे, और इनको अगर दस्तावेज चाहिए तो 1000 दस्तावेज भी टीवी पे देने को तैयार हो, विद बिंदुवार तरीके से, विद रेफरेंस नंबर, विद आर्टिकल, विद न्यूज़पेपर का। तो ये मत बोलिए मुलायम सिंह यादव बिल्कुल उत्तराखंड के पक्ष में थे और चाहते तो बन जाओ, कभी नहीं चाहते तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो। और उनकी ने जिस तरह से दमनकारी नीतियां अपनाई थी, हम सबको पता। देखिए, उस पर नहीं जाते हैं। चर्चा हो रही है कि क्या चीजें हैं। हम बार बार ये बोलते हैं आस्था जी, कभी भी 100% कोई चीज नहीं हुई है। हमें मालूम है कि कहीं ना तो उत्तर प्रदेश में कुछ कमियां हो सकती हैं, उत्तराखंड में भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको देखते हैं कि न्याय व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सब चीजों पर अगर काम हो रहा है, जनता अगर खुश है, उस डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो मैं सराहना करनी चाहिए। आपको आपका विरोध करने का अधिकार है। एक तरफ सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष उसे कई मुद्दों पर घेरा है। सूर्यकांत धस्माना जी, बोलिए। देखिए आस्था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले तो अभी दीप्ति जी बोल रही थी, दीप्ति जी को वो इंपॉर्टेंट पार्टी की पदाधिकारी हैं,
उनको मालूम होना चाहिए आंकड़ा कि राज्य के अंदर कितने प्राइमरी स्कूल और कितने सेकेंडरी स्कूल बंद हुए हैं। दूसरी बात, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल इसको दावे के साथ कह रहा हूं कि राज्य के अंदर जो उच्च शिक्षा की हालत है, उसमें हालत यह है कि राज्य के डीएवी कॉलेज जैसा कॉलेज, जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण महाविद्यालय है, उसमें 2019 से नियुक्तियां बंद हैं। एमकेपी कॉलेज एकमात्र महिलाओं का कॉलेज है जिसमें 2019 से नियुक्तियां बंद हैं। इसी प्रकार से तमाम सहायता प्राप्त जितने डिग्री कॉलेजेस हैं, बड़े ऐतिहासिक कॉलेजेस, उनमें सब में 2019 से नियुक्तियां बंद हैं, जिसके कारण कई फैकल्टीज में तो ताले पड़ गए। मैं चलिए, आप आखिरी बात स्कूल आपसे बंद कह होने रहा का हूं मुद्दा उठा रहे हैं, एक एक करके सभी पॉइंट्स पर जवाब लेते हैं। दीप्ति जी बोलिए। देखिए, जहां तक बात एमकेपी और डीएवी और इन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं सूर्यकांत जी, तो वो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वो केवल प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसमें मैनेजमेंट भी रहता है। जहां तक कि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की बात कहूंगी, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी ने 4 नए डिग्री कॉलेज खोले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि हमारे जो डिग्री कॉलेजेस अगर आप देखेंगे जो सरकार के हैं, तो उनमें अगर वाईफाई की फैसिलिटी है, ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी है, और आज आप दूरस्थ कॉलेजेस में भी जो लगभग हमारे 105 कॉलेजेस पूरे यहाँ पर उत्तराखंड में है, जो मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, तो वहां अगर आप चले जाएंगे तो आपको ब्रॉडबैंड फैसिलिटी बच्चों के लिए भी वहां पर मिलेगी। तो वहां पर आधुनिक लैब्स आपको मिलेंगी, उपलब्ध हैं। तो आज किस तरीके से, मैंने आपको वही बता रही थी कि किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जाए, उस पर सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर, और वो काम हो रहा है। आज आप नियुक्तियां देखिए कि किस प्रकार से हमारा जो लोक सेवा चयन आयोग से और शिक्षण संस्थानों का जो चयन हो रहा है, वो अच्छे प्रोफेसर, अच्छी यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो नेट क्वालिफाइड हैं, आज वो हमारे डिग्री कॉलेजेस में जाकर और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कहाँ के लिए उचित है, आप बताइए, कि जहां पर स्कूल में 2 बच्चे हों और वहां पर 2 टीचर उन्हें पढ़ा रहे हों। आप बताइए कि किस प्रकार की क्वालिटी। चलिए, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी उठा था और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था कि अगर कम संख्या के चलते जो है वो स्कूल बंद करना पड़े तो स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो जाएगी कि दूसरा स्कूल पता नहीं कितने किलोमीटर दूर हो, खासतौर पर रूरल एरियाज में उनको प्रॉब्लम ना हो जाए। मान लीजिए दूर दराज पहाड़ पे है तो उसके लिए क्या विकल्प है, ये तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर क्लैरिटी जो है वो आनी जरूरी है। मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है, भुवन जी आप बोलना चाहते हैं, सूर्यकांत जी आप बोलना चाहते हैं, 10 सेकंड दीप्ति जी, उसके बाद मैं अनुपम त्रिवेदी जी का रुख करूंगी। मैं इस पर आपको बता दूं, एक सेकंड, एक चीज बता दूं कि हमारे जो स्कूल मर्ज करने की नहीं, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आपकी जानकारी ठीक नहीं है दीप्ति, आपकी जानकारी बिल्कुल अधूरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं उनमें नियुक्तियां सरकार की तरफ से होती हैं, सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहां पर मैनेजमेंट के कॉलेजेस में नियुक्तियों पर ठीक है। संजय राणा जी 10 सेकंड, संजय राणा जी, फिर मैं अनुपम त्रिवेदी जी का छोटा सा चीज बता देता हूँ, क्योंकि आंकड़ों की बात हो रही है। डीएवी है या डीबीएस है, मैनेज बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मैनेज करते हैं, जो आर्य समाज का है, वो सरकार का उसमें कोई दायित्व नहीं होता। जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो भी प्राइवेट करते हैं, संस्था। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी आ गई ना? हाँ, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट जिस पर डिबेट है हमारी। अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ है, एडिटर न्यूज़ 18 उत्तराखंड। ठीक है, सूर्यकांत जी, संजय राणा जी, एक सेकंड रुक जाइए। अनुपम जी एक बार फिर से विषय पर लौटते हुए, आज पद और गोपनीयता की शपथ तो हो गई, मंत्रिमंडल भी बढ़ गया, लेकिन अब किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा उसको लेकर चर्चाएं हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आस्था, इसमें जो एक्सपेंशन के बाद जो दूसरी बड़ी चीज है वो पोर्टफोलियो की है। मुझे लगता है कि कल सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, राजनाथ सिंह का एक बड़ा कार्यक्रम है हल्द्वानी में, उसके बाद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और कई विभाग वो मंत्रियों को मिल सकते हैं जो कि पूर्व मंत्रियों के पास थे। तो एक मंत्री की डेथ हो गई थी 2023 में, उनके विभाग फिर सीएम के पास चले गए थे, वो इस बार पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं, पेयजल वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए आज के एक्सपेंशन में जो बड़ी बात है वो ये है कि 10 महीने बाद चुनाव में उत्तराखंड को जाना है
और उत्तराखंड का अभी तक जो पैटर्न रहा है, 2002 में जो पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद जितने चुनाव हुए 2017 तक, एक बार बीजेपी आई है, एक बार कांग्रेस आई है, और दोनों पार्टियां आमने सामने, दोनों पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं। 2017 में ये ट्रेंड टूटा था जब बीजेपी आई, फिर दोबारा उसने चुनाव लड़ा 2022 में। उससे पहले बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट करा, 3 बार मुख्यमंत्रियों को बदला अपने, और पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद से फिर बीजेपी जीती है। तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो तीसरे टर्म के लिए दोबारा कोशिश करेगी, और इसके परिप्रेक्ष्य में आज का एक्सपेंशन को देखना चाहिए कि जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है, जो क्षेत्रीय समीकरण है, जो जाति समीकरण है, उनको बहुत बैलेंस करने की कोशिश की गई है। तो यहां से कम जो चर्चा थी बीजेपी के अंदर की कब एक्सपेंशन होगा, क्या बदलाव होंगे, वो कम से कम पर विराम लग गया, तस्वीर स्पष्ट हो गई है और शपथ भी आज हो गई है। अब सब ये चर्चा कर रहे हैं कि किसको कौन सा विभाग या जिम्मेदारी दी जाएगी। भुवन जोशी जी। 28,000 योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम करा और शराब के ठेकों को घर घर तक पहुंचाने का काम योगी सरकार ने करा। मैं संजय राणा जी की बात सुन पा रहा था, मैं इनको बताना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा था कि इनके इन्वेस्टमेंट से, वो इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, क्या वो जमीन पे उतर पाए? मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, जब उसके आंकड़ों को आप देखेंगे तो वो आंकड़े बताने को काफी है कि वो जमीन में हकीकत का रूप ले पाए। योगी सरकार उसमें भी फेल होने का काम करा है, क्योंकि वो निकल के आया रिकॉर्ड में। अच्छा ठीक है, संजय राणा जी 10 सेकंड, संजय राणा जी, उसके बाद लास्ट कमेंट बताऊंगा। टीसीएस ने नोएडा में जमीन 2006 में ली थी और अब जाके बना रहा है, क्योंकि उनका बनाने का इरादा नहीं था। जाकर के नोएडा पूरा देख लीजिए, यमुना एक्सप्रेस पे देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सारी कंपनियां। मैं दूर जाना ही नहीं चाहता, मैं नोएडा में आप रहते हो, मैं भी नोएडा में ठीक है। विकास के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच देखिए समय खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट दीप्ति जी। देखिए, मैं कहूंगी कि जिस प्रकार से सभी लोगों ने, अनुपम जी भी बोल रहे हैं और मैं कहूंगी कि संजय राणा जी ने भी कहा, और सूर्यकांत जी जो कह रहे थे कि मैनेजमेंट के कॉलेजेस के बारे में, तो मैनेजमेंट का जो नियुक्तियों का जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट की अपनी ही होती है, सरकार उसमें नियुक्तियां नहीं करती है। ठीक है, ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जितने बच्चे, जब हम छोटे बच्चों की बात करें कि स्कूल मर्ज हो रहे हैं या स्कूल बंद हो रहे हैं, तो सरकार उनको ट्रैवल अलाउंस भी दे रही है हर बच्चे का, जो कि वो कोई प्राइवेट एक। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपनी तरफ से रणनीति चल दी गई है, अपनी तरफ से वोटर्स को संदेश दे दिया गया है, लेकिन अब 27 की सत्ता आखिर किसके हाथ होगी, ये सब कुछ जनता तय करेगी। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की 27 वाली रणनीति की तरफ साफ इशारा है कि पहाड़, मैदान, क्षेत्रीय संतुलन, जिले को प्रतिनिधित्व, जातीय समीकरण, सबका ख्याल रखना बताता है कि बीजेपी बहुत ही संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। अब सबकी नजर यूपी पर टिकी है, क्योंकि यहां भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब यहां से क्या संदेश दिया जाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।